प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन। और मोशन इन ए प्लेन समतल गति को बेहतर तरीके से जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा सदिश क्या होती है। सदिश को परिभाषित करेंगे, सदिश की आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में जानेंगे, सदिश के कौन कौन से प्रकार हैं इसके बारे में जानेंगे, सदिशों के योगफल और गुणनफल के बारे में भी हम लोग जानेंगे। और ये जो समतल में गति है, ये समतल में गति के अंतर्गत ही हम लोग जो है सदिश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये समतल में गति, इस अध्याय में हम लोग 3 तरह की गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे आपेक्षिक गति, यह भी एक समतल गति है। दूसरा पढ़ेंगे प्रक्षेप्यकी गति, प्रक्षेप्यकी गति। और तीसरा होगा वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। ये तीनों समतल में गति का ही एक उदाहरण है, ये प्रकार है। बारी बारी से इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और इन सभी चीज़ों के बारे में बेहतर तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए सदिश की आवश्यकता होती है। सदिश को जानना जरूरी होगा। तो हम लोग आइए जानते हैं सदिश है क्या। देखिए, यहाँ पर सदिश को जानने से पहले हम लोग यह जानते हैं कि सदिशों की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए, यहाँ लिखे हुए हैं एक विमीय गति में पिंड की केवल 2 ही दिशा संभव होती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई पिंड है, वह ए से चलता है और कहाँ तक जाता है, बी की तरफ जाता है। तो जब यह इधर चलेगा, ए से बी की तरफ जाएगा, तो ये मान इसकी दिशा हो जाएगी इधर, या हो सकता है यह इधर आए, यानी कि इधर से इधर आए, बी से ए की तरफ आए, तो दिशा हो जाएगी इधर। तो इसकी दिशा यहाँ पर 2 ही संभव होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। यानी कि विस्थापन हम लोग इधर प्राप्त करेंगे या विस्थापन इधर प्राप्त करेंगे। उसी तरह से वेग इधर लेंगे या वेग इधर होगा। तो हम लोग इधर लेते हैं तो ये पॉजिटिव मानते हैं, और पीछे की तरफ आते हैं तो हम लोग नेगेटिव लेते हैं। उसी तरह से हम लोग का त्वरण का भी 2 दिशा लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये सारा जो है एक विमीय है। एक विमीय बोलने का मतलब हो गया सरल रेखा में गति। लेकिन जब द्विविमीय की बात करते हैं, जिसमें 2 अक्ष सम्मिलित रहेंगे, जिसको हम लोग समतल गति भी बोलते हैं, या त्रिविमीय बोलेंगे जिसमें 3 अक्ष सम्मिलित रहते हैं। जैसे कि आकाश में गति हो गया, कोई पत्थर है उसको आकाश में हम लोग फेंक दिए। समतल में गति का मतलब हो गया कि नदी में जो है कोई व्यक्ति तैर रहा है, या धरातल पर जो है चींटी चल रही, जैसे कि इस तरह से हम लोग ले लिए, और इस तरह से ये जो गति है ये समतल में गति हो जाएगी। आकाश में पत्थर में का जो गति होगा, पतंग की जो गति होगी, या जो एरोप्लेन की गति होगी, वह त्रिविमीय गति होगा। जैसे कि प्लेन हम लोग ले लिए, मान लेते हैं ये एक्स है और ये वाई है, और कोई पिंड यहाँ है। ये पिंड इधर भी जा सकता है, ये पिंड इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है ना, यहाँ से चलकर इधर भी जा सकता है, यहाँ से चलकर इधर भी जा सकता है। इस तरह से समतल में इस पिंड की जो दिशा होगी, बहुत सारा दिशा हो जाएगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो देख रहे हैं, समतल में गति या द्विविमीय गति में जो है पिंड की दिशा बहुत सारा होता है, अधिक, यानी कि 2 से अधिक दिशाएं यहाँ पर होती है। और उसी तरह से त्रिविमीय में भी जो है बहुत सारा होगा। ये हम लोग त्रिविमीय मान लेते हैं, ले लिए हैं, तो इधर इधर चारों तरफ हो जाएगा, बहुत सारी दिशा होगी। इन सभी दिशाओं को बेहतर तरीके से समझने के लिए सदिश की आवश्यकता पड़ती है। सदिश को जानना जरूरी होता है। देखिए, यहाँ पर हम लोग सदिश के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अदिश राशि क्या है। अदिश का मतलब हो गया, अ का मतलब हो गया बिना, अ का मतलब हो गया बिना, अदिश का मतलब हो गया दिशा, यानी कि बिना दिशा के, यानी कि बिना दिशा के। तो अदिश राशि के लिए हम लोग परिभाषित करते हैं, हम लोग बोलते हैं वैसी राशि जिसके पास केवल परिमाण हो, दिशा न हो। देख रहे हैं ना, उसके पास दिशा नहीं होगा, तो उस तरह की राशि को ही हम लोग अदिश राशि के नाम से जानते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लोग ले सकते हैं लंबाई, ले सकते हैं हम लोग समय, ले सकते हैं हम लोग तापमान इत्यादि। तो जो समय है, जिस समय की बात हम लोग बोलते हैं, तो समय ले लेंगे, हो सकता है 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड, ये जो 10 है, यही 10 हम लोग का परिमाण है, यही 10 जो है परिमाण है।
और 10 सेकेंड किधर, पूर्व या पश्चिम या उत्तर या दक्षिण, किस तरफ होगा, दिशा की बात इसमें सम्मिलित नहीं है। दिशा की बात यहाँ नहीं की जा रही है, केवल परिमाण है। इसलिए समय जो है एक अदिश राशि है। उसी तरह से तापमान भी होगा, लंबाई भी होगा, और भी बहुत सारी भौतिक राशियां हो सकती है। दूसरा यहाँ देखिए सदिश राशि क्या है। सदिश स का मतलब हो गया सहित, स का मतलब हो गया सहित, और दिश का मतलब हो गया दिशा, यानी कि दिशा के साथ। परिमाण इसमें भी होगा, परिमाण इसमें भी होगा। तो इसको परिभाषित किए लिखे हैं, जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों हो, और साथ ही साथ सदिश के योग के नियम का पालन करता हो, वैसी राशि को सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि विस्थापन, बल बोल सकते हैं। उसी तरह से और भी हम लोग की बहुत सारी भौतिक राशियां, आघूर्ण हो सकता है। ये सारा जो है सदिश राशि का उदाहरण है। तो इसमें परिमाण दिशा दोनों होता है, और यह सदिश के योग के नियम का पालन भी करता है। बच्चों, दोनों राशियों के बीच हम लोग शॉर्ट में यह अंतर बोल सकते हैं। अदिश के पास केवल परिमाण होता है, जबकि सदिश के पास परिमाण और दिशा दोनों होती है। अदिश राशि जो है परिमाण के बदलने से अदिश राशि बदल जाती है, जबकि परिमाण बदलेगा या दिशा बदलेगा या दोनों बदल जाएगा, तब सदिश राशि बदल जाती है। और तीसरा, सदिश का जो योगफल है, वह योगफल जो है साधारण बीजगणित के नियम से निकाला जाता है, जबकि सदिश का जो योगफल है, वह योगफल सदिश के योग के नियम पर आधारित होता है। तो ये हुआ बेसिक अंतर अदिश राशि और सदिश राशि के बीच। बच्चों, विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है। इसके पास परिमाण भी है और दिशा दोनों है, फिर भी यह अदिश राशि है। यह अदिश राशि इसलिए है, या हम लोग बोल सकते हैं यह सदिश राशि इसलिए नहीं है क्योंकि यह सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करती है। तो सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करने के कारण यह एक सदिश राशि नहीं है, या दूसरे शब्दों में यह एक अदिश राशि है। अब सवाल है, यह जो है एक अदिश राशि है या यह सदिश राशि नहीं है, क्यों? तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर हम लोग जो है डायग्राम, दो डायग्राम लिए हैं। ये पहला डायग्राम है और यह दूसरा डायग्राम है। ये संधि है, ये जंक्शन है। आने वाली धारा I1 है, यहाँ पर आने वाली धारा I2 है, और जाने वाली धारा I बराबर I1 प्लस I2, यानी कि संधि पर जितनी धारा आएगी संधि से उतनी ही धारा जाएगी। इस तरह से I बराबर आने वाली धारा I1 और I2 है, इसलिए जाने वाली धारा को हम लोग I मान लेते हैं। तो I बराबर I1 प्लस I2। यहाँ पर I1 और I2 दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री लिया गया है। दूसरे डायग्राम में देखिए, यहाँ पर यह फिर से यह संधि है, और I1 जो धारा यहाँ पर I1 है वही यहाँ पर भी I1 है, और जो I2 यहाँ है यहाँ पर भी I2 सेम है। बस इस और डायग्राम और इस डायग्राम में यही अंतर है। यहाँ पर I1 और I2 के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और यह जो एंगल है ये एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से कम है। फिर से संधि पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, जितनी धारा आएंगी उतनी ही धारा जाएंगी। तो आने वाली धारा है I1 और I2, जाने वाली के बराबर मानते हैं जाने वाले I है, तो इस तरह से I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। यानी कि देखिए 90 डिग्री, दो धाराओं के बीच का एंगल 90 डिग्री था, तब भी रिजल्ट वही है। 90 डिग्री से कम है तब भी रिजल्ट वही है। यानी कि यह जो विद्युत धारा है यह एंगल पर निर्भर नहीं करता है। जबकि जो सदिश राशि का हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, जब हम लोग परिमाण निकालते हैं, तो ये जो परिणाम होता है ये परिणाम R1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB और लिखते हैं cos थीटा। यहाँ पर I1 के बदले हम लोग ले लिए हैं A और I2 के बदले हम लोग ले लिए हैं B। इस तरह से किसी भी दो सदिश राशियों का जो रिजल्टेंट होता है, जो परिणाम होता है, यह एंगल पर निर्भर करता है। देख रहे हैं यहाँ पर एंगल पर निर्भर कर रहा है, लेकिन विद्युत धारा जो है एंगल पर निर्भर नहीं कर रही है। इसलिए विद्युत धारा के पास परिमाण और दिशा दोनों होते हुए भी यह एक अदिश राशि है।
देखिए बच्चों, सदिशों का निरूपण हम लोग किस तरह से करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स कैसे करेंगे। तो देखिए सदिशों को हम लोग जो है रेखाखंड के द्वारा निरूपित कर रहे हैं, दिख रहे हैं ये रेखाखंड है, रेखाखंड के द्वारा निरूपित किया जाता है। और इसके अंत बिंदु पर जो है तीर का निशान, ये क्या है, तीर का निशान है, तीर का निशान लगा रहता है। तो हम लोग जब रेखाखंड देंगे और उसके अंत बिंदु पर जो है तीर का निशान होगा, तो ये हो गया सदिशों का निरूपण। अब देखिए इस रेखाखंड की जो लंबाई होगी, मान लेते हैं ए से और बी, और इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर आई, तो ये 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, तो उस सदिश का क्या होगा, परिमाण हो जाएगा। तो रेखाखंड की लंबाई सदिश के परिमाण को तथा जो तीर का निशान है, ये तीर का निशान किसको बतलाएगा, तो तीर का निशान दिशा को बतलाता है। तो ये तीर का निशान दिशा को बतलाता है, जिसकी दिशा इधर से किधर है, ए से बी की तरफ, दिशा है ए से बी की तरफ है। तो इस तरह से सदिशों को हम लोग निरूपित कर पाते हैं। आइए बच्चों, सदिश के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक को बोलते हैं ध्रुवीय सदिश और दूसरे को बोलते हैं अक्षीय सदिश। ध्रुवीय सदिश मीन्स पोलर वेक्टर। तो हम लोग बोल सकते हैं वैसे वेक्टर है, ये वैसे सदिश है जिसके पास प्रारंभिक बिंदु हो। तो प्रारंभिक बिंदु बोलने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम लोग उदाहरण यहाँ लिए हुए हैं, विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, ये सब ध्रुवीय सदिश है। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ से और यहाँ पर गया, और जब यहाँ पर पहुँचा है, ए से बी तक पहुँच गया है, तो पूछा जाए कि कितना विस्थापन प्राप्त हुआ। इसे कोई व्यक्ति ए से बी तक गया है और बी पर पहुँच जाएगा, तो वह कितना विस्थापन प्राप्त किया। तो वह व्यक्ति क्या करेगा, देखेगा कि हम कहाँ से चले, तो जहाँ से चलेगा अगर वह पॉइंट वह प्राप्त कर लेता है, तो हम लोग विस्थापन यहाँ पर माप सकते हैं, वह व्यक्ति का विस्थापन प्राप्त हो जाएगा। यानी कि विस्थापन के लिए प्रारंभिक बिंदु की जरूरत है। उसी तरह से वेग के साथ भी और त्वरण के साथ भी होता है। तो जिस भी राशि के पास प्रारंभिक बिंदु होगा, शुरुआती बिंदु होगा, वैसे सदिश को ध्रुवीय सदिश के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा है अक्षीय सदिश। वो अक्षीय सदिश बोलते हैं वैसे सदिश जो किसी अक्ष के परितः क्या करता हो, घूमता हो, घूर्णन करता हो, और साथ ही साथ दाहिने हाथ के अंगूठा के नियम का पालन करता हो, या हम लोग बोल सकते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल का पालन करता हो, दोनों बात बोली जा सकती है। वैसे सदिश को अक्षीय सदिश के नाम से जानते हैं। जैसे कोणीय संवेग है, कोणीय वेग है, कोणीय संवेग है, आघूर्ण है इत्यादि, ये सभी जो है अक्षीय सदिश के उदाहरण हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग दो डायग्राम बनाए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है कोई पिंड है, और कोई पिंड जो है वह घड़ी के विपरीत दिशा में, देख रहे हैं ये तीर का निशान इधर से इधर है, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम लोग एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रही है। एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन को यानी कि हम लोग बोल सकते हैं वामावर्त दिशा में घूम रही है, और ये अक्ष हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग घूर्णन अक्ष। तो घूर्णन अक्ष के परितः जो है कोई पिंड घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, इधर वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉक। जब घूमेंगे तो देखेंगे कि हम लोग का अपने फिंगर और अंगूठा के साथ लेंगे, अंगूठा और फिंगर को 90 डिग्री लेकर, और फिंगर को जब मोड़ेंगे यानी कि चारों उंगलियां को मोड़ेंगे, थंब को सीधा रखेंगे, तो आप पाइएगा आपका जो थंब है, आपका जो अंगूठा है ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यही जो ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग अक्षीय सदिश। ये क्या कहलाएगा, अक्षीय सदिश। और ये क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है इसी अक्ष के परितः, जो घूर्णन अक्ष कहलाता है। उसी तरह से घड़ी के दिशा में घूमेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या बोला जाता है दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में ये घूम रहा है किसी अक्ष, ये हो जाएगा घूर्णन अक्ष, घूर्णन अक्ष हो जाएगा। तो घूर्णन अक्ष है ये वाला लाइन, और ये कोई पिंड घूम रहा है किधर, दक्षिणावर्त दिशा में। तो हम लोग दक्षिणावर्त दिशा में जब घुमाएंगे तो आप पाइएगा आपका जो अंगूठा है वह नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए इस सदिश को हम लोग बोलते हैं अक्षीय सदिश, अक्षीय सदिश। तो वैसे सदिश जो किसी अक्ष के परितः घूमते हो और दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का पालन करता हो, तो वैसे सदिश को ही अक्षीय सदिश के नाम से जानते हैं। कोणीय वेग, कोणीय संवेग, आघूर्ण इत्यादि इसके उदाहरण हैं।
आइए अब हम लोग सदिश के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो सदिश के साधारणतः निम्न प्रकार है, बारी बारी से आइए हम लोग जानते हैं। पहला है तुल्य सदिश। तुल्य का मतलब होता है बराबर, या इसे हम लोग समान सदिश बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। तो समान सदिश या तुल्य सदिश बोलेंगे वैसे सदिश जिसके परिमाण और दिशा दोनों समान हो, वैसे सदिश को तुल्य या समान सदिश बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर सदिश ए लिया गया है और दूसरा सदिश बी लिया गया है। तो सदिश ए का जो परिमाण होगा तो इसकी लंबाई होगी, तो मानते हैं इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है और बी की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर होती है। तो दोनों का परिमाण क्या हो गया, बराबर हो गया, तो परिमाण समान हो गया। दिशा देखिए, तो तीर का निशान इसका जिस तरफ है बी का भी उसी तरफ है, यानी कि दिशा भी समान हो गया। इसलिए सदिश ए और सदिश बी दोनों एक तुल्य सदिश है, एक समान सदिश है। दूसरा देखिए विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश। तो विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश बोलते हैं वैसे सदिश जिसके परिमाण समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो। परिमाण बोलने का मतलब है अगर इस सदिश का परिमाण, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर आती है और इसकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर आती है, तो दोनों सदिशों का सदिश ए और सदिश बी दोनों सदिश का परिमाण बराबर बराबर होगा, लेकिन दिशा विपरीत है। देखिए सदिश ए का दिशा इस तरफ है, तो सदिश बी का जो दिशा है वह इसके जस्ट उल्टा है, उसके विपरीत है। इसलिए सदिश ए और सदिश बी विपरीत सदिश कहलाता है। ऋणात्मक सदिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब सदिश बी लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं सदिश ए और यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देते हैं। ये जो माइनस लगाए हैं इसलिए इसे ऋणात्मक सदिश बोलता है। बराबर का मतलब हो गया दोनों सदिश का परिमाण बराबर। अब माइनस का मतलब हो गया कि बी की जो दिशा होगी वह ए के विपरीत होगी, इसलिए सदिश बी बराबर हो जाएगा माइनस सदिश ए। तो ये हो गया विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश। आइए तीसरे सदिश के बारे में हम लोग जानते हैं। तीसरा सदिश है शून्य सदिश। ये शून्य सदिश को जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, नल का मतलब होता है कुछ नहीं, ये क्या है, तो शून्य परिमाण वाले सदिश को ही शून्य सदिश कहा जाता है। तो शून्य परिमाण का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिए हैं हम लोग शून्य विस्थापन, शून्य वेग, शून्य त्वरण। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है यहाँ से यहाँ पर आया, ए से बी तक आया और फिर बी से ए तक चला गया, फिर बी से ए तक चला गया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। तो इसे ही बोलेंगे हम लोग शून्य विस्थापन। उसी तरह से हम लोग जो है शून्य वेग को भी ले सकते हैं, शून्य त्वरण भी लिया जा सकता है, शून्य बल भी लिया सकता है। तो जब हम लोग सदिश के साथ शून्य होगा तो ये हो जाएगा शून्य सदिश। और ये कैसे लेते हैं, तो आपको बताया कि ए से बी तक जाएंगे और फिर बी से ए तक आ जाएंगे, तो यहाँ पर विस्थापन हमारा हो जाएगा शून्य। उसी तरह से कोई मान लेते हैं ये पिंड है और एक बल इधर लग रहा है और दूसरा बल इधर लग रहा है, तो F1 और F2 यहाँ पर यानी कि जो रिजल्टेंट होगा, जो हम लोग का परिणामी बल होगा, वो परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसी को बोलेंगे हम लोग जो शून्य बल। तो इस तरह से हम लोग शून्य सदिश का उदाहरण हम लोग लेते हैं। अगला है एकांक सदिश। एकांक सदिश का मतलब हो गया वैसे सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एक हो, केवल और केवल एक हो। एकांक सदिश का हम लोग उपयोग सदिश के साथ जब हम लोग कोई भी परिमाण होता है भौतिक राशि का और वहां पर दिशा दिखाना रहता है, तब हम लोग एकांक सदिश का हम लोग उपयोग करते हैं। और एकांक सदिश के लिए फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग पी कैप बराबर पी वेक्टर अपॉन बाई पी वेक्टर के यहाँ पर मॉडुलस वेक्टर लेते हैं। और ये जो पी कैप है, ये देखिए ये जो ऐसा लिखे हैं इसको पढ़ते हैं हम लोग पी कैप, या पढ़ेंगे पी हैट हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए आप, यही जो एकांक सदिश है, ये जो एकांक सदिश है, इस एकांक सदिश को हम लोग इस तरह से भी, एक अलग तरह से भी हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं। ये समकोणिक एकांक सदिश इसी का पार्ट है, एकांक सदिश का ही एक पार्ट है समकोणिक एकांक सदिश। तीन अक्ष लिए है एक्स, वाई और जेड, और ये जो तीनों अक्ष है देख रहे हैं एक्स, वाई और जेड, तीनों एक दूसरे के लंबवत है। ये इसके साथ 90 डिग्री, ये इसके साथ 90 डिग्री और यह इसके साथ 90 डिग्री। तो ये तीनों यानी कि एक्स और वाई और जेड तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, समकोण बना रहे हैं। इसलिए इन अक्षों के तरफ जो भी हम लोग सदिश दिखाते हैं उन सदिश को समकोणिक एकांक सदिश के नाम से जाना जाता है। तो एक्स के तरफ जो है आई एकांक सदिश से, वाई की तरफ
जे एकांक सदिश से और जेड की तरफ के एकांक सदिश से निरूपित किया जाता है। इसलिए आई जे के को समकोणिक एकांक सदिश के नाम से जानते हैं। अब यहाँ आप देखिए, ये जो मान लेते हैं कि तीन सदिश है ए बी और सी, और ए बी सी क्रमशः जो है एक्स वाई और जेड अक्ष की तरफ ये लगे हुए हैं, तब इनका एकांक सदिश हम लोग लिख पाएंगे ए एक्स आई, यानी कि एक्स की तरफ होगा तो आई लगाएंगे, वाई की तरफ होगा तो जे लगाएंगे, और जेड की तरफ होगा तो के लगाएंगे। इस तरह से ए बी सी का जो है एकांक सदिश के रूप में हम लोग इस तरह से लिख पाते हैं। जैसे कि बच्चों मान लेते हैं एफ बराबर दिया गया है 10 न्यूटन, और एक एफ वेक्टर बराबर लिखते हैं 10 आई और न्यूटन। दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पर 10 न्यूटन का बल जो है लग रहा है किसी भी पिंड पर लगाया जा रहा है, और एफ आई हम लोग 10 आई न्यूटन लिख दिए हैं। इसका मतलब है कि 10 न्यूटन का जो बल है किस अक्ष की तरफ लग रहा है? तो एक्स अक्ष की तरफ लग रहा है। तो जब आई है तो यानी कि एक्स, वाई रहता, जे रहता, इसका मतलब होता है कि वाई अक्ष की तरफ, अगर के रहता तो इसका मतलब होता कि जेड अक्ष की तरफ। इस तरह से एफ वेक्टर बराबर 10 आई न्यूटन का मतलब हुआ 10 न्यूटन का जो बल है वह एक्स अक्ष की तरफ आरोपित किया जा रहा है, और एफ बराबर 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का बल लग रहा है, लेकिन किधर लग रहा है इस बात की जानकारी इससे पता नहीं चलती है। आइए सदिश का पांचवा प्रकार देखते हैं, मापांक सदिश। मापांक सदिश का मतलब क्या है? मापांक सदिश का मतलब हुआ ये मॉडुलस वेक्टर हम लोग बोलते हैं। तो किसी भी सदिश का जो परिमाण होता है वह परिमाण ही मापांक सदिश कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जिसे लिखा गया है ए बराबर ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के, तब इसका मापांक सदिश लिख पाएंगे हम लोग अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड ए स्क्वायर। तो ये मापांक सदिश प्राप्त करने का एक फॉर्मूला हम लोग का है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर दिया गया है आई जे और के, और ए का मापांक सदिश पूछा जाएगा, तो आई के आगे का जो भी गुणज होगा, जो भी कोफिशिएंट होगा, आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस उसी तरह से जे के आगे 1 का स्क्वायर और फिर के आगे 1 का स्क्वायर, तो इसका 1 प्लस 1 प्लस 1 तो अंडर रूट 3। उसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं ए बराबर आई प्लस 2j और माइनस के, और इसका मापांक निकालना होगा। तो उसी तरह से आई के आगे वाला तो 1 का स्क्वायर, जे के आगे तो 2 का स्क्वायर प्लस और इसके आगे -1 है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम लोग जो है आई प्लस 2j और प्लस माइनस के, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ -1 का स्क्वायर कर देंगे तो लिख पाएंगे 1 प्लस 4 प्लस 1, नहीं 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, फिर -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1। तो इस तरह से क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 6। तो ये हो जाएगा मापांक सदिश। मापांक सदिश हम लोग जब निकालते हैं तो मापांक सदिश ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर अंडर रूट 6 से प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग ये मान हो सकते हैं, और यहाँ पर मापांक सदिश हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, ये सदिश का अगला प्रकार है समतलीय सदिश। इस समतलीय सदिश को हम लोग प्लेनर वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर के नाम से भी जानते हैं, को प्लेनर वेक्टर। तो को प्लेनर वेक्टर का मतलब क्या हुआ? तो जब दो या दो से अधिक सदिश एक ही समतल पर हो तो उन सभी सदिशों को समतलीय सदिश कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक अक्ष हुआ, ये दूसरा अक्ष हुआ और ये तीसरा अक्ष। इसको मान लीजिए एक्स, ये वाई और ये जेड। देखिए यह एक समतल है, यह एक समतल है, नहीं या हम लोग यहाँ भी समतल ले सकते हैं, यह भी अपने आप में समतल है, या हम लोग जो है यह भी अपने आप में समतल है, देख रहे हैं यह भी। तो ये जो समतल होगा इस समतल को बोलेंगे हम लोग एक्स जेड समतल। ये जो समतल होगा इसको बोलेंगे एक्स वाई समतल, और यह जो समतल होगा इसको बोलेंगे वाई जेड समतल, नहीं। तो जब दो या दो से अधिक सदिश दिख रहे हैं, ये मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, तो ये तीनों सदिश एक ही समतल पर होगा। कौन समतल पर? तो एक्स वाई समतल पर है। यदि सदिश मान लेते हैं इस पर ए रहता, सदिश ए, और ये सदिश बी होता, ये सदिश सी होता, तो ये सभी सदिश जो है ए बी सी सभी सदिश एक ही समतल पर है। कौन समतल पर? तो वाई जेड समतल पर है। उसी तरह से यहाँ भी लिया जा सकता है। तो जब सभी सदिश एक ही समतल पर हो तो इन सभी सदिशों को क्या बनेंगे? समतलीय सदिश के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हम लोग सह प्रारंभिक सदिश। सह प्रारंभिक सदिश का मतलब हो गया
को इनिशियल वेक्टर, इसको बोल सकते हैं को इनिशियल वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या हो गया, स्व प्रारंभिक का मतलब क्या हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं जब दो या दो से अधिक सदिश एक ही जगह से प्रारंभ होती हो। ये मान लेते हैं सदिश ए है, सदिश बी है, सदिश सी है। ये सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी तीनों एक ही जगह से निकल रही है, बिंदु ओ से निकल रही है, यानी कि तीनों का प्रारंभिक बिंदु एक ही है। इसलिए सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी ये तीनों को बोलेंगे सह प्रारंभिक सदिश, यानी कि को इनिशियल वेक्टर के नाम से जानते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं समरेख सदिश क्या है या कोलिनियर वेक्टर किसको बोलते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर, को का मतलब कॉमन, लिनियर का मतलब जो है रेखा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक सदिश जिनके परिमाण समान या असमान हो, बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है, लेकिन वे जो सदिश है वे एक दूसरे के अनुदिश हो या समानांतर हो, तो उसे ही समरेख सदिश कहते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जांपल से हम लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दो सदिश ए और बी है, तो देखिए ये परिमाण में बराबर नहीं है लेकिन समानांतर है, इसलिए ये दोनों समरेख सदिश कहलाएंगे। यहाँ पर देखिए दोनों का परिमाण बराबर है और समानांतर है, तो ये समरेख सदिश कहलाएंगे। परिमाण बराबर नहीं है, ऊपर वाला का ज़्यादा नीचे वाला का कम, लेकिन समानांतर है, तो समरेख सदिश कहलाएंगे। यहाँ पर देखिए एक ही सीधे में है, परिमाण बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक ही दिशा में है, एक दूसरे के अनुदिश है, इसलिए यह समरेख सदिश कहलाएंगे। आइए अब हम लोग जो है अगले वेक्टर के प्रकार के बारे में जानते हैं। को टर्मिनस। को का मतलब हो गया कॉमन, टर्मिनस आया है टर्मिनल से, यानी कि जब दो या दो से अधिक सदिशों का अंत बिंदु एक ही जगह पर हो तो उन सभी सदिशों को टर्मिनस वेक्टर के नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए डायग्राम में सदिश ए का अंत बिंदु यहाँ है, सदिश बी का अंत बिंदु यहाँ है और सी का भी यहीं पर एक ही जगह पर है, इसलिए सदिश ए, बी और सी ये तीनों को टर्मिनस वेक्टर कहलाएंगे। को का मतलब कॉमन और टर्मिनस आया है टर्मिनल से, टर्मिनल का मतलब जो है अंत बिंदु। जब सभी सदिशों का अंत बिंदु एक ही हो तो उसे ही को टर्मिनस वेक्टर कहते हैं। अगला देखिए दिया हुआ है लोकलाइज्ड या फिक्स्ड वेक्टर। तो हम लोग बोलते हैं वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु फिक्स्ड हो, यानी कि प्रारंभिक बिंदु निश्चित हो, तो उसे ही लोकलाइज्ड या फिक्स्ड वेक्टर के नाम से जानते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई प्लेन हो गया है एक्स और ये वाई है, यानी कि यह प्लेन कैसा हो जाएगा, तो ये प्लेन हो जाएगा एक्स वाई प्लेन, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लेन। और कोई पिंड यहाँ से और यहाँ तक चलकर आता है तो इसका स्थिति सदिश लेना है। तो जब स्थिति सदिश लेंगे तो हम लोग स्थिति सदिश का जो मेजरमेंट करते हैं, जो माप करते हैं, कहाँ से लेंगे हम लोग, उत्पत्ति से लेंगे। ये उत्पत्ति निश्चित है, ये उत्पत्ति फिक्स्ड है, इसलिए यह जिसका भी प्रारंभिक बिंदु फिक्स्ड होगा, इसलिए स्थिति सदिश जो है एक प्रकार की क्या है, लोकलाइज्ड वेक्टर है, फिक्स्ड है, क्योंकि इसका प्रारंभिक बिंदु निश्चित है, उत्पत्ति जो है निश्चित है कहाँ होता है। और लास्ट है नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर या इसे फ्री वेक्टर बोलते हैं। फ्री का मतलब ही हो गया स्वतंत्र, नॉन लोकलाइज्ड का मतलब हो गया कि फिक्स्ड नहीं है, स्थिर नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं वैसे सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु जो है निश्चित नहीं है, स्थिर नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, तो उस तरह के वेक्टर को ही फ्री वेक्टर या नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई पिंड है और यह सीधी रेखा पर जा रही है। जब कोई पिंड, कोई वस्तु, कोई कण सीधी रेखा पर जाएगा तब उस पिंड का, उस कण का, उस वस्तु का जो वेग सदिश होगा, क्या, जो वेग सदिश होगा, यह वेग सदिश जो है किसका उदाहरण है, तो फ्री वेक्टर का उदाहरण होता है। तो इस तरह से इस वेग सदिश का जो प्रारंभिक बिंदु होगा, अगर यहाँ है तो यहाँ पर इसका प्रारंभिक बिंदु होगा, यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि बार बार बदल रहा है, फिक्स्ड नहीं है, इसलिए इसे फ्री वेक्टर हम लोग कहते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने सदिश की जरूरत क्यों पड़ती है, सदिश के मुख्यतः कितने प्रकार है, सदिश के साधारणतः कितने प्रकार है, इन सभी चीज़ों के बारे में जाना और साथ ही साथ सदिशों के निरूपण के बारे में हम लोग जाना।